बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 5 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में जेडीयू के लिए वक्फ संशोधन बिल 2025 का समर्थन करना राजनीतिक रूप से भारी पड़ गया है। इस बिल को लेकर के जेडीयू के 5वें नेता नदीम अख्तर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले राजू नैयर, तबरेज सिद्दीकी, अलीग मोहम्मद, शहनवाज मलिक और मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी इस मुद्दे पर पार्टी छोड़ चुके हैं। इससे पहले जेडीयू नेता राजू नैयर ने अपने इस्तीफे में लिखा था कि मैं वक्फ संशोधन बिल के पारित होने और फिर लोकसभा में जेडीयू द्वारा समर्थन किए जाने के बाद पार्टी से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि वे पार्टी के इस फैसले से गहरा आहत है। जहां अपने त्याग पत्र में उन्होंने आगे लिखा है कि मैं जेडीयू युवा के पूर्व प्रदेश सचिव और फिर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देता हूँ। मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अनुरोध करता हूं कि वे मुझे सभी जिम्मेदारियों से मुक्त करें। इस बिल के समर्थन को लेकर के जेडीयू के कई मुस्लिम नेताओं ने नाराजगी जाहिर की है। तबरेज सिद्दीकी अलीग ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर के कहा कि पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के विश्वास को तोड़ा है। वहीं पर मोहम्मद शहनवाज मलिक ने अपने पत्र में लिखा कि हम जैसे लाखों भारतीय मुसलमानों को ये विश्वास था कि आप धर्मनिरपेक्षता के ध्वजावाहक हैं, लेकिन अब ये विश्वास टूट गया है। वहीं पर मोहम्मद कासिम अंसारी ने इस्तीफा देते हुए कहा कि वक्फ संशोधन बिल पर पार्टी के रुख ने लाखों मुसलमानों को गहरी ठेस पहुंचाई है। दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। इस बीच एआईएमआईएम नेता वारिस पठान ने एक बार फिर से बिल के पास होने पर एनडीए गठबंधन में शामिल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला बोला है। जहां वारिस पठान ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर 2 वीडियो शेयर किए हैं। इसमें से एक वीडियो में नीतीश कुमार टोपी पहने हुए नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरे वीडियो में चंद्रबाबू नायडू भी टोपी पहने दिखाई दे रहे हैं। इन वीडियो को शेयर करते हुए वारिस पठान ने ट्वीट किया है, लिखा है कि मुसलमानों के वोट की लालच में टोपी पहन लेंगे, नमाज भी पढ़ लेंगे, रमजान इफ्तार में शामिल हो जाएंगे और जब मुसलमानों के हक इंसाफ की बात आती है तब मुसलमानों को सिर्फ टोपी पहना देते हैं और धोखा देते हैं। शर्मनाक है। दोस्तों देश भर की राजनीतिक पार्टियां इन दिनों वक्फ संशोधन बिल के समर्थन और विरोध में जूझ रही है। संसद के दोनों सदनों से बिल पास करके राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है, लेकिन अभी भी राजनीतिक पार्टियों की लड़ाई जारी है। लेकिन इस बीच बिहार में बड़ा घोटाला हो गया है। इसकी भनक किसी को नहीं लगी है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि शिक्षक भर्ती में 1.5 लाख से अधिक शिक्षक बाहर से भर्ती किए गए हैं। जनसुराज पार्टी की ओर से ये दावा किया गया है। जनसुराज पार्टी की ओर से यह दावा 1,80,000 शिक्षक बाहर से नियुक्त किए गए हैं। जहां पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित विक्रम और महेंद्रा बैठा ने आरोप लगाते हुए कहा कि डोमिसाइल नीति नहीं होने से बिहार के युवाओं की हक मारी हुई है। यह कहना है कि बिहार में 3 लाख नहीं बल्कि 2,68,548 शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। यह नियुक्ति 3 चरणों में हुई और इनमें 1,80,000 पदों पर बाहरी लोग नियुक्त हुए हैं। अब सरकार से यह मांग की गई है कि एक श्वेत पत्र जारी करके यह स्पष्ट किया जाए कि बिहार में कितने युवा और फिर युवतियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों क्या आपको पता है कि आखिर भारत की किस पार्टी के पास सबसे ज्यादा मुस्लिम सांसद है? आपको बता दूं कि भारत में हिंदुओं के बाद इस्लाम सबसे बड़ा धर्म है। जब भारत में इस्लाम धर्म की आबादी 14.2% है, यानी कि लगभग 172 मिलियन लोग। ये दुनिया में मुसलमानों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी मानी जाती है। वहीं पर 2011 की जनगणना के माने तो इंडोनेशिया और फिर पाकिस्तान के बाद भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमान है। वहीं पर 2024 में मुसलमानों की आबादी की अनुमानित संख्या 20,47,60,392 होने का पूरा अनुमान लगाया जाता है। जब देश में इतनी बड़ी आबादी में मुसलमान रहते हैं तब
पॉलिटिकल पार्टियों में भी मुसलमान बड़ी संख्या में हैं। तो फिर आइए आपको बताते हैं कि आखिर कि भारत की किस राजनीतिक पार्टी में सबसे ज़्यादा मुसलमान सांसद चुने गए हैं। जी हाँ, भारत की किस राजनीतिक पार्टी में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसद है, हम आपको भी बताएंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 की माने तो पिछले साल हुए इलेक्शन में चुनाव में 24 मुस्लिम सांसद चुने गए हैं, लेकिन साल 2019 की तुलना में इस बार 2 सांसद कम हैं। जी हाँ, लेकिन जितने भी मुस्लिम सांसद चुने गए हैं उनमें भाजपा नेतृत्व वाले गठबंधन एनडीए से एक भी नहीं है। जी हाँ, हर बार की तरह इस बार भी पॉलिटिकल पार्टी में जीते हुए मुस्लिम सांसदों की हिस्सेदारी घटकर के केवल 4.42% रह गई है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव की तुलना में इस बार मुस्लिम सांसदों का अनुपात घट करके 5% से नीचे जा चुका है। 1980 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा मुस्लिम सांसदों ने जीत का रिकॉर्ड बनाया था, जब उस वक्त 49 सांसद जीते थे। इसके बाद आंकड़ा कम ही होता है चला गया। ऐसे में इस वक्त किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा जीते हुए मुस्लिम सांसद है, इसका जवाब है कांग्रेस पार्टी। जब कांग्रेस पार्टी से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कुल 7 मुसलमान सांसदों की जीत हुई है। इसके बाद समाजवादी पार्टी के 4, टीएमसी 5, IUML के 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 और फिर 2 ही निर्दलीय उम्मीदवार चुनकर के आए हैं। दोस्तों, दोनों संसद से वक्फ बिल पास हो चुका है, लेकिन पिछले 2 दिनों में घटे घटनाक्रम के बीच नई सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। चर्चा चल रही है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अब देश में धर्मांतरण विरोधी कानून ला सकती है। यह गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। हालांकि अभी यह महज चर्चा है, केंद्र की सरकार ने इस दिशा में कोई भी आधिकारिक तौर पर कदम नहीं उठाए हैं। तमाम सोशल मीडिया यूजर्स ने अमित शाह का एक वीडियो शेयर किया है। इसमें केंद्रीय गृह मंत्री सदन में धर्मांतरण के मुद्दे पर बोल रहे थे और कांग्रेस को जवाब दे रहे थे। अमित शाह के इस बयान के मायने सोशल मीडिया यूजर्स इस तरह निकाल रहे हैं कि सरकार का अगला कानून अवैध धर्मांतरण होगा। अमित शाह लोकसभा में 2 अप्रैल को वक्फ विधेयक पर बोल रहे थे। अमित शाह ने इस दौरान धर्म परिवर्तन को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। जब कांग्रेस के सदस्यों को अमित शाह जवाब दे रहे थे और उसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मुझे गर्व है कि मेरी पार्टी की सरकारें धर्मांतरण विरोधी कानून लाती है। जब सबको अपने धर्म का अनुसरण करने का अधिकार है, शौक से करें, लेकिन लोभ, लालच और फिर डर से धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। जब किसी गरीब के पास खाना नहीं है तो फिर क्या खाना देकर के धर्म परिवर्तन करा लेंगे? या कोई कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका भी धर्म परिवर्तन करा देंगे? ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और फिर राज्यसभा से पास हो चुका है। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार का समर्थन किया है और फिर दोनों सदनों में बीजेपी को बड़ी राहत मिली। लेकिन जेडीयू में अब तक कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। नीतीश कुमार को इस्तीफा देकर के झटका दिया है। इस मुद्दे पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार अब भी सेकुलर हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना एजेंडा चलाने के लिए जेडीयू को खत्म करने की अपनी चाल चल दी है। पप्पू यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर भी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन वोटिंग होगी उसी दिन शाम 5 बजे के बाद बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं हो रहेगी। हालांकि इन इस्तीफों पर जदयू के बड़े नेताओं का कहना है कि पार्टी छोड़ने की बात करने वाले लोग कभी पदाधिकारी नहीं रहे। जब पप्पू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार कल भी सेक्युलर थे, आज भी सेक्युलर हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन उनका मानसिक स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है। जब उनके दल के 90% नेता आरक्षण और फिर जातीय गणना के विरोधी हैं। ये सभी बीजेपी से दूध और फिर मिश्री की तरह मिले हुए हैं, जिसका अंदाजा सीएम को नहीं है। ये लोग गांधी, बुद्ध और फिर अंबेडकर के भी विरोधी हैं। 3 तलाक वक्फ बिल के मुद्दे पर जेडीयू के नेता जिस तरह से बोलते हैं, उससे लगता है कि वे बीजेपी के मेंबर हो और ठेका ले रखा हो। जब उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को फिनिश करना चाहती है। पप्पू यादव ने कहा है कि जेडीयू ने वक्फ बिल का सपोर्ट करके अपना अंतिम कील ठोक दिया है, जबकि बीजेपी अपना एजेंडा सेटर करने में कामयाब रही है। जिस दिन बिहार में वोटिंग होगी, यानी कि विधानसभा चुनाव होगी और चुनाव के बाद जो वोटिंग होगी जिस दिन, उसी दिन शाम को नीतीश कुमार की ज़रूरत बीजेपी को नहीं रहेगी। ये कहना है पप्पू यादव का। पप्पू यादव ने कहा है कि जेडीयू अब नीतीश कुमार के हाथ में नहीं है, बल्कि कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। जेडीयू में ईबीसी की बात नहीं होती है, बल्कि बीजेपी की आइडियोलॉजी की होती है। ये नीतीश कुमार के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
दोस्तों, बिहार के पूर्णिया, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर समेत 7 शहरों तक हवाई मार्ग से पहुंचना अब आसान होगा। जी हाँ, आपको बता दें कि उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, मधुबनी और फिर पूर्णिया शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपए आवंटित किया है। जी हाँ, नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 15वीं परियोजना मूल्यांकन समिति यानी कि PEC की बैठक में उड़ान के अंतर्गत हवाई अड्डों के विकास के लिए पूंजीगत व्यय की समीक्षा की गई है। नई दिल्ली के राजीव गांधी भवन में नागरिक उड्डयन सचिव की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है। दोस्तों, बिहार के भागलपुर जिला के गोपालपुर से जेडीयू विधायक गोपाल मंडल फिर से चर्चा में हैं। जब आपको बता दें कि पटना जेडीयू ऑफिस में वक्फ बिल पर हुए पत्रकारों के सवाल पर उनसे उलझ गए। एक पत्रकार के सवाल पर तो उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि तुम दामाद हो क्या जो तुम्हारे सवालों का जवाब दूंगा। वहीं पर गोपाल मंडल के इस जवाब पर पटना में के पत्रकार भड़क गए और जेडीयू विधायक को दायरे में रहने की चेतावनी दी। जेडीयू ऑफिस में पत्रकारों से जब सवाल किया गया तो जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस पर बात बढ़ गई। विधायक ने जब इस पर तेवर दिखाने का प्रयास किया तो फिर पत्रकार भी आक्रोशित हो गए, जिससे हालात बेकाबू हो गए। जेडीयू नेताओं ने विधायक को शांत करने की कोशिश की और फिर उन्हें एक कमरे में ले जाकर के दरवाजा बंद कर दिया। जब विधायक के आपत्तिजनक शब्द पर पत्रकार आक्रोशित हो गए। जब पत्रकारों ने कहा कि विधायक है तो फिर शिष्टता से एक बात करें, जब बोलना नहीं है तो चुप रहें, लेकिन पत्रकारों से इस तरह की बात नहीं कर सकते। पत्रकारों ने सख्त लहजे में कहा कि विधायक हो तो फिर गुंडागर्दी करोगे। दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर के लगातार विवाद बढ़ता ही जा रहा है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में इस बिल पर बगावत देखने को मिल रही है। पहले ही जेडीयू के कई मुस्लिम नेता एक एक करके पार्टी छोड़े। उसके बाद जेडीयू MLC गुलाम गौस इस बिल का विरोध तक कर चुके हैं। अब पार्टी के वरिष्ठ नेता कासिम अंसारी ने पार्टी छोड़ दी है। इससे पहले राष्ट्रीय महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने भी एनडीए सरकार पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि वक्फ बिल पर पार्लियामेंट में सब लोग खुल गए हैं। बिल की कॉपी आने के बाद जल्द ही मीटिंग बुलाई जाएगी। ऐसे में अब सवाल उठने लगा है कि क्या बिहार चुनाव से पहले जेडीयू टूट जाएगी। वहीं पर नीतीश कुमार को लिखे गए एक पत्र में कासिम अंसारी ने वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर के जेडीयू के स्टैंड की निंदा की है और कहा है कि इससे उन्हें और लाखों करोड़ों समर्पित भारतीय मुसलमानों एवं कार्यकर्ताओं को गहरा आघात लगा है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा में ललन सिंह ने जिस तेवर तथा अंदाज में अपना व्यक्तित्व दिया और इस बिल का समर्थन किया है, उससे वे काफी मर्माहत हुए हैं। उन्होंने आगे कहा है कि ये बिल पसमानंदा विरोधी है, जिसका अंदाजा न आपको है और न ही आपकी पार्टी को। मुझे अफसोस है कि मैंने अपनी जिंदगी के काफी साल पार्टी को दिए हैं। मैं पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और फिर सभी पदों से इस्तीफा देता हूँ। वहीं पर इससे पहले गुलाम रसूल बलियावी ने कहा था कि इदारा शरिया ने अपने सुझाव जेपीसी, नीतीश कुमार तथा नायडू को भेज दिए थे। दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से वक्फ संशोधन विधेयक पास होने के बाद जेडीयू के अंदर विरोध के स्वर उठने की बात सामने आई है। जब पार्टी से जुड़े हुए कई मुस्लिम नेताओं ने बिल का विरोध किया, जबकि कुछ नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया। इसको लेकर के जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार और राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन का बयान सामने आया है। जहाँ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पार्टी में असंतोष की खबरों के सिरे से खारिज करते हुए इसे चंदू खाना का गप करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राजद सरकार में मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का हनन हुआ था, जबकि नीतीश कुमार की सरकार ने मंदिरों और कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराई गई है और अल्पसंख्यकों के विकास के लिए ठोस कदम उठाए हैं। नीरज कुमार ने इस्तीफा देने वाले नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग खुद को जनाधार वाला नेता बताते हैं, लेकिन इनके पास 399 वोट भी नहीं होते हैं। उन्होंने नीतीश कुमार की नीतियों का समर्थन करते हुए कहा कि उनकी सरकार में अल्पसंख्यकों का जीवन स्तर सुधर रहा है और फिर उन्हें पूरी सुरक्षा दी जा रही है। उन्होंने कहा कि जिसे नीतीश कुमार का काम देखना हो वह अंजुमन इस्लामिया हॉल को देख लें, जहां हमने उसे शीश महल बना दिया है, जबकि लालू यादव ने उसे खंडहर बना दिया था। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार है तो सब निश्चित है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव राजीव रंजन ने भी पार्टी में किसी तरह की नाराजगी को खारिज करते हुए कहा कि ये कौन लोग हैं, जब पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में इनकी कोई भी पहचान नहीं रही है, ये फर्जी लोग हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक पूरी तरीके से पारदर्शी है और इसे नीतीश कुमार का समर्थन शामिल है, जिससे इसकी निष्पक्षता सुनिश्चित होती है।
दोस्तों सोशल मीडिया पर आए दिन ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। जब वैसे तो विवाह से अलग पराये मर्द या फिर स्त्री के साथ संबंध बनाना आज कोई बड़ी बात नहीं लगती है, लेकिन कुछ घटनाएं आज भी हैरान कर देती है। जब इन दिनों सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, यहाँ पर पत्नी अपने पति से बेवफाई करती है, लेकिन इसके बाद पति जो काम करता है उसने सबको हैरान करके रख दिया है। आपको बता दें कि अक्सर पति या फिर पत्नी अपने पार्टनर को गैर स्त्री पुरुष के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन बड़ी बात यह होती है कि इसके बाद क्या होता है। ऐसे मामले में या तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाती है या फिर दोनों के साथ मारपीट होती है, या फिर मामला ज़्यादा बिगड़ता है तो फिर दोनों में डाइवोर्स हो जाता है। लेकिन इस शख्स ने जब अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ पकड़ा तो ऐसा भी नहीं किया, ऐसा इसमें से कुछ नहीं किया। शख्स ने जब अपनी पत्नी को गैर मर्द के साथ पकड़ा तो एक भीड़ के सामने वीडियो बनाते हुए उसने पत्नी से सारे अधिकार छीन लिए। जहां दरअसल उसने पहले तो पत्नी के सिर पर पानी डालते हुए उसका सिंदूर मिटा दिया और फिर उसके गले में मंगलसूत्र भी उतार दिया गले से। इस घटना के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। लोग इस वीडियो को देख करके अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। इसमें अधिकतर लोग पति के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। किसी ने लिखा है कि ये असली मर्द है, तो फिर किसी ने लिखा कि तुम इससे बेहतर पत्नी डिजर्व करते हो। वहीं पर कुछ लोगों ने महिला के बनाने फेमिनिज्म पर भी निशाना साधा। दोस्तों ईद पर टोपी पहन करके मुसलमानों को धोखा दिया गया है। ये वक्फ बिल पर नौटंकी शुरू हुई है। यहाँ पर आपको बता दूं कि राबड़ी आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है जिसमें ये चीज लिखा गया है। दरअसल बात है कि वक्फ बिल को लेकर के बिहार में सियासी घमासान मचा हुआ है। राजद ने इस मुद्दे को लेकर के सीएम नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेर लिया है। राबड़ी आवास के बाहर नीतीश के नाम से पोस्टर लगाए गए हैं। जब पोस्टर में एनआरसी और फिर वक्फ संशोधन बिल को लेकर के नीतीश के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया गया है। उन्हें गिरगिट से भी तेज रंग बदलने वाला बताया है। जब पोस्टर पर लिखा है कि गिरगिट तो रंग बदलता था, लेकिन ये लोग उससे भी तेज गति से रंग बदलते हैं। इफ्तार देकर के ठगने वाले ईद पर टोपी पहन करके वक्फ के साथ धोखा किया है। एनआरसी पर भी यही किया। जब सब याद रखा जाएगा, अब चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। दोस्तों बिहार में आपराधिक घटनाएं चरम पर है। जब पुलिस एक मामले का खुलासा करती है तब तक अपराधी नई घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। जहां अपराधियों के बढ़ते मनोबल को देखते हुए पुलिस सख्त कदम उठा रही है। इसी कड़ी में पुलिस ने 110 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट बना डाली है। जब पुलिस इन अपराधियों की संपत्ति जब्त करेगी, जब पुलिस ने इसको लेकर के सभी तैयारियां कर ली है, ये कार्रवाई मुजफ्फरपुर में की जाएगी। दरअसल मुजफ्फरपुर में अपराध और फिर अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जिले की 110 कुख्यात अपराधियों की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। संबंधित थानों से इन अपराधियों की संपत्ति जब्ती के प्रस्ताव वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि एसएसपी कार्यालय भेजे गए हैं। दोस्तों बिहार वासियों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिहार के 87 नए मार्गों पर बस सुविधा मिलेगी। जी आपको बता दूं कि परिवहन विभाग ने बिहार के अंतर क्षेत्रीय मार्ग पर नई बसों का परिचालन शुरू करने के लिए 87 मार्गों पर बसों को परमिट दिया गया है। जब बसों के परिचालन के लिए पटना से समस्तीपुर, पटना से पूर्णिया, उमगांव, हिसार, बेनीपट्टी, मधुबनी, सकड़ी, दरभंगा, लरियासराय, सकड़ी, दरभंगा, बहेरी, समस्तीपुर, ताजपुर, महुआ, हाजीपुर, राजनगर, बांका, फुलवरिया, सीतामढ़ी, नरपतगंज, अररिया, महुआ, बेगूसराय, लखीसराय, फॉरबिसगंज, किशनगंज, भोजपुर, अरवल, भागलपुर, गया, मुजफ्फरपुर, ताजपुर, गायघाट, महनार सहित कुल 87 मार्ग का परमिट दिया गया है। इन मार्ग पर परिचालन से लोगों को ग्रामीण इलाकों से शहरों तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। जब विभाग के मुताबिक जिन मार्गों पर बसों का परिचालन शुरू हो रहा है, उन सभी मार्ग पर आबादी के हिसाब से लोगों के लिए बस पड़ाव का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों बिहार के सारण जिले में एक बैंक अधिकारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक ग्राहक पर पानी की बोतल फेंकता हुआ नजर आ रहा है। यह घटना SBI की है, जिसका नारा है सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। इस घटना के बाद से स्थानीय लोगों में बैंक अधिकारी के प्रति गुस्सा बढ़ गया है। जहाँ कई लोग इस तरह की घटनाओं को लेकर के चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ उनका कहना है कि सरकारी बैंकों में अधिकारियों का व्यवहार ग्राहकों के प्रति खराब होता जा रहा है। वहीं पर चैनपुर गाँव में घटित इस घटना में ग्राहक के साथ काउंटर पर तैनात अधिकारी ने पहले गाली गलौज की और फिर बोतल फेंक करके मारा। जब ग्राहक ने इसका विरोध किया तो फिर ब्रांच मैनेजर ने मामले को संभाला। जब पीड़ित ने इस घटना की शिकायत
शिकायत मशरक थाना में दर्ज कराई है। वहीं पर मंतोष कुमार जो कि बेलोर गांव के निवासी हैं, उन्होंने बताया है कि वे पासबुक लेने के लिए बैंक गए थे। जब उनका नंबर आया तो फिर बैंक कर्मी ने पासबुक देने में आनाकानी की। उन्होंने कहा है कि वे कई बार बैंक से लौट चुके हैं लेकिन उन्हें पासबुक नहीं मिली। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो फिर उन्हें गालियां दी गई और बोतल से मारा गया। दोस्तों फेसबुक, यूट्यूब, एक्स यानी कि ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चलाने वाले शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा फरमान जारी कर दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि जो भी शिक्षक ये सभी सोशल साइट यूज करते हैं, इसका उपयोग करते हैं, चलाते हैं, तो उसके लिए ये फरमान जारी किया है। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने इसे लेकर के बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को अहम निर्देश जारी किए हैं। इसमें शिक्षकों द्वारा सोशल मीडिया पर विभाग के विरुद्ध टिप्पणियां करने तथा शिकायतें दर्ज करने की अनुशासनहीनता प्रवृत्ति पर रोक लगाने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि ये देखा गया है कि बिहार के विभिन्न प्राथमिक, मध्य माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कतिपय शिक्षकगण विभागीय नीति एवं कार्यप्रणाली के विरुद्ध सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स, व्हाट्सएप आदि का उपयोग करके सार्वजनिक रूप से अनुचित टिप्पणियां एवं वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। विभाग ने कहा है कि ये आचरण न केवल सेवा नियमों के विरुद्ध है बल्कि इससे शिक्षा विभाग की गरिमा एवं प्रतिष्ठा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास होने पर विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक, जन विरोधी और फिर राजनीति से प्रेरित बताया है। जहां इसे कपिल सिब्बल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार के पास लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत था लेकिन ये बिल देश में विभाजन को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में वोटिंग में 128 पक्ष में और 94 खिलाफ वोट पड़े, जिससे साफ है कि बड़ी संख्या में लोगों ने इसका विरोध किया है। कपिल सिब्बल ने कहा है कि इसका असर बिहार जैसे राज्यों में होने वाले चुनाव पर पड़ेगा जहाँ पर विपक्ष को फायदा हो सकता है। उन्होंने इसे समाज को बांटने वाली राजनीति का हिस्सा बताया और कहा कि ये बिल गरीबी, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे असली मुद्दों को हल नहीं करेगा। उनके मुताबिक ये एक राजनीतिक चाल है जिससे विवाद बढ़ेगा और फिर सरकार को लगता है कि इससे उसे फायदा होगा। कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी है कि यह देश के भविष्य के लिए ठीक नहीं है। वहीं पर आरजेडी नेता मनोज झा ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि इसी संसद में पहले किसान कानून भी पास हुए थे जिन्हें बाद में वापस लेना पड़ा। जहाँ संजय झा ने सरकार पर बहुमत के अहंकार का आरोप लगाया और कहा कि संख्या बल होने का मतलब ये नहीं है कि हर ज्ञान सरकार के पास ही है। उन्होंने इसे गैर जरूरी और फिर विभाजनकारी बताया है। मनोज झा ने कहा है कि राज्यसभा में सरकार का बहुमत बहुत मजबूत नहीं था फिर भी उसने इसे पास करवाया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जनता की नाराजगी को दूर नहीं किया गया तो फिर इस बिल का हश्र भी किसान कानून की तरह ही हो सकता है। दोस्तों बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार की वक्फ विधेयक पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते थे कि हम अपने आप को बहुत ही असांप्रदायिक और फिर हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। आज देखने को मिल गया है कि नीतीश कुमार जो जेडीयू के अध्यक्ष भी हैं वे किस तरह से दबाव में है कि मुसलमानों के हक पर प्रहार किया है। उनके साथ जो एलजेपी हम हैं वे भी सत्ता के लिए मुख्य दर्शक होकर के बैठी है। उन्होंने मिलजुल करके मुसलमानों के साथ अन्याय किया है। वहीं पर कांग्रेस बिहार प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पूरे देश के मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, बस सब चुपचाप बैठ करके उसका समर्थन करते हैं। राजेश कुमार ने कहा है कि मैं नीतीश कुमार से 2 सवाल करता हूं कि क्या नीतीश कुमार बीजेपी के दबाव में काम कर रहे हैं? यदि बीजेपी के दबाव में काम नहीं कर रहे हैं तो फिर उनको वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करना चाहिए था। इसीलिए जिस तरह से पूरे देश के मुसलमानों का उन्होंने हक मारी की है, आने वाले समय में देश के मुसलमान इनको सबक सिखाएंगे। दोस्तों वक्फ बिल का बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने समर्थन किया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि अब नीतीश कुमार के विरोध में पूरे मुस्लिम समाज खड़े हो गए हैं। एक एक करके नीतीश कुमार की पार्टी छोड़ रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में लगभग 17% मुस्लिम आबादी है। जब पिछले कुछ चुनाव को देखें तो फिर राजद और फिर कांग्रेस से मुस्लिम नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट हुए थे। जब नीतीश कुमार ने इस वोट बैंक को पकड़ने के लिए मुस्लिम नेताओं के लिए भी पार्टी के दरवाजे खोले। साल दर साल मुस्लिमों के साथ नीतीश कुमार की नजदीकियां बढ़ी।
हाल ही में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए इफ्तार पार्टी भी रखी, लेकिन वक्फ विधेयक पर अपना स्टैंड भाजपा के साथ रखने और फिर उसके बाद मुस्लिम नेताओं की नाराजगी से बिहार में कई मुश्किलें उनके सामने होंगी। जब वक्फ बिल के समर्थन में या फिर बीजेपी का साथ देकर के नीतीश कुमार ने अपनी छवि और फिर सरकार दोनों को बचाने का पूरा प्रयास किया है। जब वह इसलिए कि वक्फ बिल के विरोध की स्थिति में भाजपा के साथ रिश्ते खराब होना तय थे और फिर उसके बाद बिहार ही नहीं बल्कि केंद्र की सत्ता तक इसका असर दिखाई देता। या दूसरा ये कि नीतीश कुमार अगर यहाँ पर वक्फ बिल के विरोध में खड़े होते और विपक्ष का साथ देते तो फिर बिहार चुनाव के बीच पलटू चाचा का टैग फिर से उनके ऊपर लग जाता। हालांकि इसमें जदयू ने खुद अपने लिए बड़ा रिस्क लिया, जो कि अब दिखाई पड़ने लगा है। वक्फ बिल के समर्थन से पार्टी में फिलहाल बगावत की शुरुआत हो चुकी है, जहां 5 झटके शुक्रवार को मुस्लिम नेताओं ने नीतीश कुमार को दिए। इससे नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा नुकसान मुस्लिम वोट बैंक का ही रहेगा, क्योंकि पार्टी के नेता मुस्लिम पक्ष से हैं तथा वक्फ विधेयक को लेकर के उनकी नाराजगी है, जो कि इसका संकेत चुनाव में जनता तक लेकर के जाएंगे। नीतीश कुमार के लिए दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि बिहार में राजद और फिर कांग्रेस मिलकर के इसको मुद्दा बनाएंगे। जब मुस्लिमों की नाराजगी तथा चुनाव में इसका वोट खिसकने की स्थिति में नीतीश कुमार के साथ एनडीए से रिश्ता तोड़ने का दबाव भी रहेगा। इसको लेकर भी याद रखना होगा कि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों जब पटना में इफ्तार पार्टी रखी तो फिर वक्फ मुद्दे के समर्थन की वजह से मुस्लिम जमातों ने इसका बहिष्कार भी किया था। जब कुल मिलाकर के नीतीश कुमार के सामने अब 2 तरीके की स्थिति पैदा हो चुकी है और इस स्थिति में बिहार के मुख्यमंत्री का आने वाले समय में हर कदम बहुत मायने रखेगा। दोस्तों, बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने कहा कि दाखिल खारिज के लिए आवेदन करते समय आवेदक अपना मोबाइल नंबर ही दें। जब CSC सेंटर या फिर साइबर कैफे से आवेदन करते समय वे ध्यान रखें कि कैफे वाले का फ़ोन नंबर नहीं दें। जब आवेदकों को सजगता से अपना ही नंबर देना चाहिए। मंत्री ने जमीन के दाखिल खारिज के मामले में बीते 6 महीने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई की भी बात कही है। मंत्री संजय सरावगी ने विभागीय समीक्षा बैठक के दौरान लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्ती अपनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि दाखिल खारिज में खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों को चिन्हित करके उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। जब मंत्री ने कहा है कि छोटे मोटे कारणों से अंचल अधिकारियों द्वारा दाखिल खारिज के मामलों को स्वीकृत कर दिया जाता है, इस कारण आवेदन को निरस्त करने का प्रतिशत काफ़ी अधिक हो जाता है। दोस्तों, जेडीयू के बाद अब लोजपा को भी बड़ा झटका लगा है। वक्फ बिल के समर्थन से नाराज लोजपा नेता ने इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दूं कि सदन में वक्फ बिल पास होने के बाद मुस्लिम संगठनों और फिर जनप्रतिनिधियों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। जहां धौरिया से लगातार जिला पार्षद रहे रफीक आलम कहते हैं कि वक्फ दान की मिली हुई भूमि का बोर्ड है, इसमें मुस्लिम समुदाय का मस्जिद, मदरसा, खानका, कब्रिस्तान आदि की जमीनों को शामिल किया गया है। रफीक आलम ने कहा है कि वक्फ पर राजनीति चुनावी हथकंडा है। आने वाले समय में कई राज्यों में चुनाव है, इसलिए सरकार इसे हवा दे रही है। वहीं पर इमारत सरिया के जिलाध्यक्ष मौलाना यूनुस कासमी कहते हैं कि किसी ने धार्मिक स्थलों के लिए 100-200 साल पहले ये जमीन दान की है, इसके बाद से उसका इस पर कब्जा है। अब इस जमाने के लोग अपने निजी जमीन का कागज ठीक नहीं कर पाते हैं, तो फिर ऐसे में धार्मिक जमीन का कागज ठीक करवा पाना मुश्किल है। जब इसमें सुनवाई के लिए जिलाधिकारी को अधिकार दिया है, जब मगर उनके पास भी जमीनों का कागज चाहिए, जब निश्चित रूप से ये बिल धार्मिक भेदभाव वाला है। उलेमा काउंसिल के जिलाध्यक्ष मोहम्मद कमाल कहते हैं कि इस बिल पर संगठन की बैठक है, जब अभी बिल का अध्ययन नहीं किया गया है, जो जुबानी बात सुनी गई है। इसका अध्ययन करने के बाद भी इसके नफ़ा नुकसान पर संगठन अपना पक्ष रखेगा। दोस्तों, वक्फ बिल पास होने से मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा है, जिसके विरोध में किशनगंज के कोचाधामन थाना क्षेत्र में विशाल प्रदर्शन हुआ, जहां लोगों ने हाथों में तख्तियां लेकर के अपनी आवाज बुलंद की है और वक्फ संशोधन बिल को मुस्लिमों की प्रॉपर्टी को कब्जाने की साजिश करार दी है। जब कोचाधामन विधानसभा प्रत्याशी हसन जावेद के नेतृत्व में शीतल नगर चौक पर सैकड़ों युवाओं ने वक्फ बिल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की है। इन लोगों ने बिहार की नीतीश सरकार की जमकर के आलोचना की है और मुस्लिम विरोधी होने का आरोप लगाया है। इस मौके पर स्थानीय लोगों
लोगों ने जेडीयू के मुस्लिम नेताओं से पार्टी से इस्तीफे की मांग की है, जबकि विपक्ष के नेताओं पर इस मामले में खामोशी बरतने का भी आरोप लगाया है। वहीं पर कैंडल मार्च में शामिल लोगों ने यह भी चेताया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को लेकर के किशनगंज के लोगों का सख्त जवाब मिलेगा। वहीं पर शीतलनगर में आयोजित कैंडल मार्च में मसूद आलम, बिलाल अहमद, दिलमान रागिब, अनवर मोहम्मद, शाह आलम, सादिक आलम, जियाउर रहमान, अंजार आलम, खुश अहमद, अबू बकर, अबू नशर, सादिक आलम, जाहिद आलम, रिजवान सहित अन्य लोगों ने भरपूर योगदान दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, बिहार पहला ऐसा राज्य बन गया है जो वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद चुनावी दंगल की ओर अग्रसर है। यानी कि इसी साल बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी साल वक्फ बिल पास हुआ है। इस कदम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनावों पर संभावित प्रभाव, विशेष रूप से मुस्लिम मतदाताओं के संबंध में एक महत्वपूर्ण बहस छेड़ दी है। जब बिहार की लगभग 18% आबादी मुस्लिम है, इसलिए इनका वोट कई निर्वाचन क्षेत्र में महत्वपूर्ण और अक्सर निर्णायक होता है। मुस्लिम मतदाताओं के इतनी बड़ी आबादी होने के कारण यहाँ पर कांग्रेस, जनसुराज और एआईएमआईएम जैसी पार्टियों के बीच उनका समर्थन हासिल करने के लिए होड़ मच गई है, जिसमें राजद, जनसुराज और एआईएमआईएम पार्टी के बीच विशेष रूप से कड़ी टक्कर देखी जा रही है। वक्फ संशोधन विधेयक में कथित तौर पर कई विवादास्पद बिंदु पेश किए गए हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय में चिंता और विरोध पैदा हो रहा है। विशेष रूप से वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने और संपत्ति विवादों में सरकारी हस्तक्षेप की अनुमति देने का कड़ा विरोध किया गया है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो गैर मुस्लिमों को शामिल किया गया था, इसको हटा दिया गया है। इस बिंदु को हटा दिया गया है, इस पॉइंट को हटा दिया गया है। वहीं पर कई मुस्लिम नेताओं की ओर से विरोध की धमकियों से ये विरोध और बढ़ गया है। इस बीच एनडीए के सहयोगी टीडीपी और जेडीयू ने कुछ संसाधनों के साथ विधेयक के लिए अपने समर्थन की घोषणा की। हालांकि जेडीयू, टीडीपी सहित तमाम पार्टियां, एनडीए के तमाम पार्टियां इसके समर्थन में वोट किया है और ये बिल पास हो गया है। वहीं पर भाजपा का दावा है कि ये बिल पारदर्शिता और सुधार ला करके गरीब मुसलमानों को लाभ पहुंचाएगा। वहीं पर यह भी बात समझनी चाहिए कि अगर विपक्षी दल इसे मुसलमानों का तुष्टिकरण बताते हैं तो इससे हिंदू मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो सकता है, जिनमें से लगभग 80% भाजपा के पक्ष में हो सकते हैं। यानी कि सीधे सीधे भाजपा को फायदा। कहा जाता है कि इस बिल का जितना विरोध होगा उतना ज्यादा भाजपा को फायदा मिलेगा। जी हाँ, ये स्थिति नीतीश कुमार की जेडीयू और चिराग पासवान की एलजेपी रामविलास के लिए चुनौती बन सकती है, जिनका मुस्लिम वोट बैंक सीमित है। मुसलमानों के अधिकारों पर हमले के रूप में बिल की धारणा नीतीश कुमार के धर्म निरपेक्ष छवि को देखते हुए जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पर बिल का विरोध करके मुस्लिम मतदाताओं को लामबंद करके आरजेडी को लाभ होगा। मुस्लिम यादव यानी कि एमवाई समीकरण पिछले सालों में आरजेडी के लिए मजबूत गर रहा है। अगर यह मुद्दा चुनाव तक गर्माता रहा तो फिर इससे मुस्लिम वोटों का महागठबंधन के पक्ष में, खास करके पूर्वी बिहार और फिर सीमांचल जैसे क्षेत्र में एकीकरण हो सकता है। हालांकि प्रशांत किशोर की पार्टी के पूरी ताकत से मैदान में उतरने से मुस्लिम वोट बैंक में विभाजन हो सकता है। सीमांचल के बारे में अगर बात किया जाए तो सीमांचल में एआईएमआईएम सक्रिय रूप से सक्रिय है और यहाँ पर इस बार वे पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेंगे। सिर्फ सीमांचल ही नहीं बल्कि सीमांचल के बाहर भी जाने की बात कही है, जिससे आरजेडी को नुकसान पहुंच सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि बिहार चुनाव में 6 से 7 महीने बाकी है। ऐसे में इस बिल के प्रति लोगों की भावना बदल सकती है। अगर सरकार इसके क्रियान्वयन में देरी करती है या फिर इसे अनिश्चित काल के लिए टालती है तो फिर इसका असर कम हो सकता है। फिर भी अगर मुस्लिम मतदाताओं का गुस्सा बढ़ता है और एनडीए के सहयोगी दल जैसे जेडीयू हुआ, एलजेपी हुआ और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी स्थिति को संभालने में विफल रहती है तो फिर इससे एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं पर दूसरी ओर मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के कारण आरजेडी को 15 से 20 सीटें मिल सकती है, ज्यादा सीटें मिल सकती है। कुल मिलाकर के वक्फ संशोधन विधेयक बिहार में ध्रुवीकरण को बढ़ाने के लिए तैयार है। इसमें भाजपा हिंदू वोटों को भुनाने की कोशिश कर रही है और राजद अपने मुस्लिम मतदाता आधार को मजबूत कर रही है। जब परिणाम काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि कौन सा गठबंधन इस मुद्दे का प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। दोस्तों, किशनगंज में जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर और फैजान अहमद इसी माह अप्रैल महीने में ही विशेष जागरूकता अभियान चलाएंगे और यह अभियान आशीर्वाद एवं परामर्श पदयात्रा के तहत यह अभियान चलाया जाएगा। इस आशीर्वाद एवं परामर्श पदयात्रा के लिए उन्होंने जिला पदाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और अनुमति मांगी है। आपको बता दूं कि ये पदयात्रा 8 से 19 अप्रैल 2025 तक चलेगी। इसमें 12 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इन मुद्दों में सुरजापुरी आरक्षण, सरकारी शिक्षकों की
की नियुक्ति और फिर बिजली बिल शामिल है। साथ ही साथ स्वास्थ्य सेवाओं, वृद्धा पेंशन, मानव तस्करी, देह व्यापार पर रोक, अग्निशमन विभाग की अपर्याप्त संसाधन और फिर प्रशासनिक भ्रष्टाचार जैसे विषयों पर भी जागरूकता फैलाई जाएगी। वहीं पर जिला परिषद सदस्य इंजीनियर नासिक नादिर और फैजान अहमद ने प्रशासन से सुरक्षा और सहयोग की मांग की है। उन्होंने मांग पत्र की प्रतिलिपि एसडीओ और एसपी को भी सौंपी है। ये पदयात्रा स्थानीय समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक करने का प्रयास है। इस पर जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर ने बताया है कि जिले में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, जिसको लेकर के ये जागरूकता फैलाई जा रही है ताकि लोग जागरूक होकर के भ्रष्ट पदाधिकारियों से लड़ सके। जी हाँ, आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।